हार्डली वेलकम यू वंस अगेन गाइस। आई होप यू ऑल आर फाइन। ये मेरा थर्ड पार्ट है इलेक्ट्रिसिटी का। और आपने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड अच्छे से देख लिया होगा। जो भी यदि आपको कुछ दिक्कत आती तो ज़रूर पूछिएगा मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में, या फिर आप इस वीडियो के नीचे भी कमेंट करके लिख सकते हो कि सर मुझे ये चीज़ें समझ में नहीं आई, जिससे मैं आपको और अच्छे तरीके से समझा सकता हूँ। तो इस थर्ड पार्ट में गाइस हम देखते हैं कि ओम्स लॉ क्या होता है, लेकिन इससे पहले मैंने आपसे बोला था कि मैं रेजिस्टेंस के बारे में समझाऊंगा। तो मैं यहाँ पर रेजिस्टेंस के बारे में समझाता हूँ। रेजिस्टेंस क्या होता है गाइस? रेजिस्टेंस हम बोल सकते हैं डेफिनेशन, द हिंड्रेंस और ऑब्स्टेकल दैट आर जनरली ऑकरिंग इन द पाथ ऑफ करंट आर कॉल्ड रेजिस्टेंस। क्या होता है? द हिंड्रेंस और ऑब्स्टेकल दैट आर ऑकरिंग इन द पाथ ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, है ना। होता क्या है गाइस, देखिए, जो भी रुकावट करंट के बहने के सामने आ रही है, जो भी रुकावट करंट के बहने में आ रही है, उसको क्या बोलते हैं? हम रेजिस्टेंस बोलते हैं ना। जैसे हम आपको एग्जांपल दें, आप क्या कर रहे हो? बाइक चला रहे हो। आप बाइक चला रहे हो, बहुत तेज स्पीड से आपकी बाइक चल रही है और एकदम से गड्ढा आ गया, तो आप क्या करते हो? ब्रेक लगा देते हो एकदम से। ब्रेक लगा दोगे मतलब आपकी बाइक रुक जाएगी। तो ये गड्ढा क्या आ गया आपकी बाइक के सामने? एक रुकावट आ गई आपके लिए, ठीक है। तो उसी तरीके से उस गड्ढे को कैसे कंपेयर कर सकते हैं अपन? रेजिस्टेंस से कंपेयर कर सकते हैं। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है द हिंड्रेंस और ऑब्स्टेकल दैट आर ऑकरिंग इन द पाथ ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। करंट के बहने में जो भी रुकावट आ रही है, करंट के बहने में जो भी रुकावट आ रही है, हम क्या बोलते हैं? उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं ना। रेजिस्टेंस को किससे बताते हैं आप? अपन आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये रेजिस्टेंस का देखिए इस तरीके से, ये रेजिस्टेंस का सिंबल तो नहीं होता, लेकिन इस तरीके से हम रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, इस जिगजैग लाइन से। अब हम यहाँ पर देखते हैं ओम्स लॉ देखते हैं। जो एक साइंटिस्ट है साइमन ओम्स, उन्होंने क्या दिया? एक लॉ दिया है, ओम्स लॉ। जो क्या बताया उन्होंने? इस वाले जो उनका लॉ है, ये जो लॉ है ओम्स लॉ, इसमें क्या उन्होंने बताया? उन्होंने एक रिलेशनशिप दिया है किसी के बीच में, करंट के बीच में और पोटेंशियल के बीच में। क्या क्या बताया है? करंट के बीच में और पोटेंशियल के बीच में। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था साइमन ओम, उनने क्या दिया? रिलेशनशिप दिया है। क्या दिया? रिलेशनशिप दिया है वोल्टेज के बीच में और किसके बीच में? करंट के बीच में, है ना। अब उन्होंने क्या बोला है? उनका रिलेशनशिप में उन्होंने ये बोला है, ये मैं बता दूं आपको। उसके उनके रिलेशनशिप में उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने ये बोला है कि, एक मिनट रुकिएगा। उन्होंने बोला ये जो वोल्टेज होता है किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वोल्टेज किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब यदि एक सर्किट में आप क्या कर रहे हो? वोल्टेज लगा रहे हो उसके एंड पर। आप क्या कर रहे हो? एक सर्किट में आप एक वोल्टेज लगा रहे हो या फिर वोल्टेज की वैल्यू बढ़ा रहे हो, तो उससे क्या होती है? करंट की वैल्यू बढ़ती है ना। व्हाट द ओम लॉ डिफाइन दैट? ओम्स लॉ ने ये डिफाइन करा है, अच्छे से सुनिएगा मैं क्या क्या बोल रहा हूँ अच्छे से। एट कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर क्या होना चाहिए? एट कांस्टेंट टेम्परेचर द पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी, एट कांस्टेंट टेम्परेचर the current at constant temperature, the current flowing at constant temperature, at constant temperature, the current flowing through a circuit, through a circuit, the current flowing through a circuit directly is directly proportional, PROPORTIONAL is directly proportional to the potential difference applied, is directly proportional to the potential difference applied across its end, ठीक है। क्या होता है? हम क्या बोल सकते हैं? and the Ohm's law state that at constant temperature the current flowing through a circuit is directly proportional to the potential difference applied across the और across its end, ठीक है। कांस्टेंट टेम्परेचर में जो भी करंट फ्लो हो रहा है किसी एक सर्किट में, हमारा टेम्परेचर क्या होना चाहिए भैया? कांस्टेंट होना चाहिए। और यदि कोई करंट फ्लो हो रहा है किसी सर्किट में, तो वो जो करंट जो फ्लो हो रहा है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा द पोटेंशियल डिफरेंस जो आपने अप्लाई करा है किसी
दो एंड पर, किसी दो एंड पर, या फिर जो टर्मिनल में, दो टर्मिनल पे जो भी आपने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है उसके कौन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, करेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं जो भी होता है, क्या होता है, जो भी होता है किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, आई के। किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, भी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। भी किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। क्या होता है, आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो भी किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, आई के होगा, है ना। जब हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो क्या हो जाता है, भी इक्वल टू आर आई आ जाता है। अब क्या होता है, जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। ये कांस्टेंट क्या है, इसका नाम क्या दिया है, रेजिस्टेंस दिया है। क्या दिया है, रेजिस्टेंस, ठीक है। लेकिन ये क्या, अभी है कांस्टेंट है, हम इसको रेजिस्टेंस नहीं बोल रहे, ये क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, इस वाले फॉर्मूले से हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया, देखो अब हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया, हमारे पास फॉर्मूला आ गया है भी इक्वल टू आई आर। आ गया हमारे पास फॉर्मूला भी इक्वल टू आई आर। इससे हम क्या कर सकते हैं, आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी अपॉन आई हो जाएगा। इससे हम आई की वैल्यू निकाल सकते हैं, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी अपॉन आर हो जाएगा, ठीक है। और ये जो आर है ये क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस। क्या क्या रहेगा ये, रेजिस्टेंस रहेगा। लेकिन ये क्या है, एक तरीके से कांस्टेंट है। क्या है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। ये तो ये रेजिस्टेंस, लेकिन कैसा, ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। जब हम करंट फ्लो कर रहे हैं सर्किट में, क्या कर रहे हैं, जब हम करंट फ्लो करवा रहे हैं और जब हम पोटेंशियल डिफरेंस लगा रहे हैं, तो ये जो रेजिस्टेंस है ये कैसा है, कांस्टेंट, इसकी वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है। अब देखो एक चीज़ हम आपको बताएं यहीं की यहीं, यदि हम बताएं तो क्या होता है, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है। जब हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो क्या हो जाता है, आई अपॉन आर हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है, भी किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, आई के। तो एक तरीके से हम ये भी तो बोल सकते हैं भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर के। और आर को हम क्या बोल रहे हैं, रेजिस्टेंस बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, रेजिस्टेंस बोल रहे हैं। यदि हम ऐसा बोलते हैं, आर को रेजिस्टेंस बोलते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, भी किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आई के। और दूसरा भी किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब क्या है, यदि आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो तो क्या बढ़ रहा है, आपका करंट बढ़ रहा है। स्वाभाविक बात है सर, ओम्स लॉ ने बोला है। और फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही तो होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है कि यदि आप एक चीज़ कोई बढ़ा रहे हो तो उससे क्या होती है, कोई दूसरी चीज़ भी बढ़ती है। यदि आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो तो क्या बढ़ेगा, करंट भी बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर रेजिस्टेंस भी तो वोल्टेज के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, वोल्टेज भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस के। तो हम क्या बोल सकते हैं, यदि आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो तो रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है। अरे सर, वोल्टेज बढ़ रहा है तो मतलब रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है। जब सर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो फिर करंट कैसे बढ़ेगा, इससे तो ओम्स लॉ फेल हो गया ना सर। ओम्स लॉ तो बस यही बोलता है कि वोल्टेज बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा। लेकिन सर हमने पढ़ा है, यदि हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है सर, इस वाले लॉ में करंट भी बढ़, वो रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है। अब सर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कैसे बहेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस तो रुकावट है ना, करंट के रास्ते में रोकता है, वो तो करंट को बहने से रोकता है। तो सर हम कैसे बोल दें कि रेजिस्टेंस बढ़ रहा है जब वोल्टेज बढ़ रहा है, तो फिर करंट थोड़ी ना बढ़ेगा सर, करंट थोड़ी ना बढ़ेगा। बढ़ेगा क्या, आप ही बताओ, नहीं बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। तो रेजिस्टेंस क्या है, एक तरीके का रुकावट है, ये तो बढ़ने नहीं देगा। तो फिर तो ओम्स का लॉ गलत हो गया सर। हाँ भाई सही बात है। इसलिए ओम्स का लॉ क्या बोलता है पता है, इसलिए ओम्स का लॉ बोलता है भी इक्वल टू आई आर। और जो आर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो भैया आप वोल्टेज कितना भी, ये कांस्टेंट होता है, वोल्टेज कितना भी बढ़ा दो या फिर घटा दो, ये रेजिस्टेंस क्या होता है, बदलता नहीं है, ये हमेशा सेम होता है। इसकी वैल्यू नहीं बदलती है। किसकी वैल्यू बदलती है, सिर्फ वोल्टेज की और करंट की। किसकी बदलती है, वोल्टेज की और करंट की बदलती है। इसलिए आर को क्या रखा है अपन ने, कांस्टेंट रखा है। क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें का इसी रखिएगा याद, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या बोलें, यदि हम, ये देखिए ओम्स लॉ दिया है, ओम्स लॉ ये जो मैंने जो बताया है वही की वही पूरी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको जो मैंने समझाया वही की वही ये पूरी डेफिनेशन। भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई होता है, बी इक्वल टू आई आर होता है। आर क्या हो गया, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो गया, ठीक है। फिर क्या बोल सकते हैं, यदि हम ग्राफ ड्रॉ करें किसके बीच में, भी और आई के बीच में, तो वो ग्राफ कैसा होता है, हमेशा स्ट्रेट लाइन। यदि हम क्या करें, इफ़ वी ड्रा ए ग्राफ बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, हम वोल्टेज को कैसा ले लें, हम ग्राफ में वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग ले लें, करंट को क्या ले लें, एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग ले लें, तो हमें क्या मिलता है, हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है। कैसे मिलती है, स्ट्रेट लाइन। जी किसका ग्राफ होता है, ये बी और आई का ग्राफ होता है। कैसा होता है,
वी आई कर्व होता है ये, कैसे क्या होता है ये वी आई कर्व होता है। और कैसा मिलता है, स्ट्रेट लाइन मिलती है। इसका मतलब वोल्टेज बढ़ा रहे हो तो क्या हो रहा है, देखो करंट बढ़ते जा रहा है, क्या होता है, करंट बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा, और आपको क्या मिलेगी, स्ट्रेट लाइन मिलेगी ना। ये वी आई ग्राफ याद रखिएगा। अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं, हम रेजिस्टेंस देखते हैं। यहाँ पर हमने बता दिया था रेजिस्टेंस क्या होता है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर दैट अपोज द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, ये क्या होता है रेजिस्टेंस, एक न्यू डेफिनेशन, मॉडर्न डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बता दें हम तो रेजिस्टेंस क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की, जिसके कारण क्या करता है, अपोज करता है फ्लो ऑफ करंट में। करंट के बहने में क्या करेगा, ये रुकावट पैदा करेगा। एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है जो क्या करती है, करंट के बहने को रोकती है। हमने वही तो बोला था, हमने भी क्या बोला था, हमने बोला था द हिंड्रेंस और ऑब्स्टिकल दैट आर ऑकरिंग इन द पाथ ऑफ करंट इसको रेजिस्टेंस। कुछ भी लिख सकते हो, या तो ये डेफिनेशन लिख दो या तो मेरी वाली लिख दो। किससे रिप्रेजेंट करोगे आप करंट को, आर से रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है सर, दूसरा सिंबल क्या है, ये देखो ये सिंबल है ना, इसको क्या बोलते हो, ओम। क्या बोलते हो इसको, सिंबल को ओम बोलते हो। इसलिए ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होती है, ओम होती है। क्या होती है, ओम होती है। अब हम कब बोलेंगे कि एक ओम रेजिस्टेंस रहेगा, किसी एक कंडक्टर का एक ओम रेजिस्टेंस कब बोलेंगे, हमें पता है। देखो हमने यहाँ पर देख लिया था, कहाँ गया, हमने यहाँ पर देख लिया था आर इक्वल टू क्या होता है, डी अपॉन आई होता है। हमें क्या प्रूफ करना है, एक ओम। तो हम कब बोलेंगे, जब किसी कंडक्टर में से 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। कब फ्लो हो रहा है, जब आप 1 वोल्ट का वोल्टेज लगा रहे हो। जब 1 वोल्ट का वोल्टेज किसी टर्मिनल के एंड पे लगाने पर उस सर्किट में से 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या रहेगा, 1 वोल्ट रहेगा। कितना रहेगा, एक सॉरी 1 ओम रहेगा। क्या रहेगा, 1 ओम रहेगा। उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या रहेगा, 1 ओम रहेगा। समझ में आ गया। 1 ओम कब रहेगा, जब यदि किसी टर्मिनल के एंड में आप 1 वोल्ट का वोल्टेज लगा रहे हो। कितना लगा रहे हो, ए 1 वोल्ट वोल्टेज और 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ ए कंडक्टर एंड ड्यू टू दिस पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट 1 एम्पियर is current 1 ampere current is flowing through that circuit, then we can say that the resistance of the conductor is 1 एम्पियर। सॉरी क्या रहेगा, 1 ओम रहेगा। क्या गाइस, रात हो गई है, नींद भी आ रही मुझे। तो क्या बोलेंगे हम, 1 ओम बोलेंगे। कब बोलेंगे 1 ओम, जब 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस लगाने से किसी एक कंडक्टर में 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है, यदि 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है किसी एक कंडक्टर में, कब, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाने से, तो हम क्या बोल सकते हैं, वो जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस रहेगा वो क्या रहेगा, 1 ओम रहेगा। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा है द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज 1 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा, 1 वोल्ट रहेगा, एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज 1 एम्पियर। देख लो, बोल रहा है ना पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट रहेगा और करंट 1 एम्पियर रहेगा, तो रेजिस्टेंस कितना रहेगा, 1 ओम रहेगा। V इक्वल टू आई आर होता है। रियोस्टेट क्या होता है, रियोस्टेट पता होगा आपको। रियोस्टेट क्या होता है, रियोस्टेट होता है ये चेंजेबल रेजिस्टेंस, है ना। रियोस्टेट क्या होता है, एक तरीके का रेजिस्टेंस होता है, लेकिन इसकी वैल्यू को क्या कर सकते हैं हम, इंक्रीज कर सकते हैं या फिर डिक्रीज कर सकते हैं। तो वो क्या कहलाता है, रियोस्टेट कहलाता है। जिसे हम यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे देखो हम क्या बोलें, ये एक आपका टीवी है। इस टीवी की कैपेसिटी कितना है, ये 50 एम्पियर का करंट ही ले सकता है। कितना ले सकता है, 50 एम्पियर का करंट ले सकता है। लेकिन हमारे घर में कितना एम्पियर का करंट आ रहा है, 75 एम्पियर का करंट आ रहा है। यदि ये पूरा 75 एम्पियर का करंट, 75 एम्पियर का करंट इस टीवी में से फ्लो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, टीवी उड़ जाएगी। इसलिए हम इसके बीच में क्या लगा देते हैं, देखो यहाँ पर हम क्या लगा देते हैं, यहाँ पर एक रियोस्टेट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, रियोस्टेट लगा देते हैं, जो क्या करता है, सिर्फ 50 एम्पियर के करंट को फ्लो होने देता है टीवी में से, है ना। आ कितना रहा है करंट, 75 एम्पियर, लेकिन कितना भेज रहा है, 50 एम्पियर भेज रहा है। कितना भेज रहा है, 50 एम्पियर भेज रहा है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, रियोस्टेट कहलाता है। रियोस्टेट क्या करता है भाई, रियोस्टेट क्या करता है, जो रेजिस्ट ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है। मतलब ये क्या कर सकता है, करंट के वैल्यू को इंक्रीज भी कर सकते हैं हम इसका यूज़ करके, और डिक्रीज भी कर सकते हैं, है ना। सो टू इंक्रीज और डिक्रीज द करंट अकॉर्डिंग टू द सर्किट, मतलब सर्किट के अकॉर्डिंग, हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, करंट की वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हैं या फिर डिक्रीज कर सकते हैं। तो हम जो कंपोनेंट यूज़ करके हम करंट की वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे हैं ना, उसको क्या बोलोगे हम, रियोस्टेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसके हम, रियोस्टेट बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर दिया रेजिस्टेंस किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, ये चीज़ देख लीजिए।
तो रेजिस्टेंस तीन चीज़ पर डिपेंड करता है। अब जैसे हमें पता है रेजिस्टेंस क्या होता है, रुकावट होती है करंट के बहने में। क्या होती है? रुकावट होती है करंट के बहने में। रेजिस्टेंस यानी क्या होता है? द रुकावट, द हिंड्रेंस और ऑब्स्टिकल दैट आर ऑकरिंग इन द पाथ ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। अब ये जो सर रेजिस्टेंस होता है ये किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है? तो देखो, ये जो रेजिस्टेंस होता है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? लेंथ के। और ये जो रेजिस्टेंस होता है किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है? एरिया के प्रोपोर्शनल होता है। जब हम इन दोनों को एक साथ लिखते हैं तो क्या बन जाता है पता है? तो ये बन जाता है आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। ठीक है। जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? रो। रो एल अपॉन ए। क्या हो जाता है? ये रो हो जाता है, आर एच ओ रो। और इसी रो को क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी बोलोगे। क्या बोलोगे? रेजिस्टिविटी। तो इस वाले फॉर्मूले से हम क्या पता कर सकते हैं? हम रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी पता कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट है, अच्छे से समझिएगा यहाँ पर गाइस। जो रेजिस्टेंस होता है किस पर डिपेंड करता है? ये लेंथ पर डिपेंड करता है। दूसरी चीज़, रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है? एरिया पर डिपेंड करता है। तीसरी चीज़, मैं रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, किस पर डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस? टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। चौथी चीज़, रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ मटेरियल। किस पर डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ मटेरियल, मतलब किस तरीके का नेचर है उस मटेरियल का, है ना, उस पर डिपेंड करेगा क्या? रेजिस्टेंस। अब हम बता दें कि लेंथ के बढ़ने से या फिर घटने से, एरिया के बढ़ने से या फिर घटने से, टेम्परेचर के बढ़ने से या फिर घटने से रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट आता है, ये चीज़ हम देख लेते हैं। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं भाई, हमने एक वायर ले लिया, एक क्या ले लिया हमने? एक लंबा वायर ले लिया, और एक क्या ले लिया? ऐसा मोटा वायर ले लिया। ठीक है, एरिया के भी यहाँ पे बता रहा हूँ मैं। अब इस लंबे वायर आपको पता है इसके अंदर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। हर चीज़ के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन है। जब हम क्या कर रहे हैं, इधर से पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं। तो पोटेंशियल अप्लाई होने से क्या होंगे? ये इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगेंगे। अब देखो जगह कम है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगेंगे तो इधर पे क्या हो जाएंगे? ये बहुत जल्दी जल्दी टकराएंगे। क्या हो जाएंगे? जल्दी जल्दी एक दूसरे से टकराएंगे। जल्दी जल्दी एक दूसरे से टकराने के कारण क्या करेंगे? ये कैसा? हाई रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे। कैसा करेंगे? हाई रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे। इसका मतलब क्या हो रहा है? रेजिस्टेंस किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? लेंथ के। जैसे जैसे आप लेंथ बढ़ाओगे, क्या करोगे? जैसे जैसे आप लेंथ बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या होगा? रेजिस्टेंस आपका बढ़ता जाएगा। मतलब लेंथ के साथ क्या होता है? रेजिस्टेंस बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि वायर छोटा होते जाता है, पतला होते जाता है। जैसे जैसे पतला होते जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के लिए क्या होगी? कम जगह मिलेगी। इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के लिए कम जगह मिलेगी तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ईजिली कोलाइड होगा, और जल्दी जल्दी कोलाइड होंगे वो, और ईजिली कोलाइड या फिर जल्दी जल्दी कोलाइड होने के कारण क्या होगा? वो रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे और उनका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। इसलिए रेजिस्टेंस किसके साथ बढ़ता है? लेंथ के साथ बढ़ता है ना। अब हम दूसरी चीज़ देख लेते हैं एरिया के साथ। एरिया के साथ देख लेते हैं। देखो ये मोटा वायर है, अब यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन है। देखो ये मोटा है, मोटा वायर है, तो मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन को ईजिली फ्लो हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? ईजी फ्लो हो जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन को देखो बहुत सारी जगह मिल गई ना फ्लो होने के लिए, जगह ज़्यादा मिल गई। जगह ज़्यादा हो गई तो क्या होगा? यहाँ पर जो कॉलिजन रहेगा, क्या रहेगा? जो कॉलिजन रहेगा, कॉलिजन क्या होगा? ज़्यादा नहीं हो पाएगा। कॉलिजन कम होगा। कैसा होगा? कॉलिजन कम होगा। कॉलिजन कम होने के कारण क्या होगा? इसका रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब भाई जगह ज़्यादा है, जगह ज़्यादा है तो क्या हो जाएंगे? ये ईजिली फ्लो होंगे। ईजिली फ्लो होंगे तो क्या होंगे? ये एक दूसरे से टकराएंगे नहीं। टकराएंगे नहीं तो क्या होगा? ये रेजिस्टेंस भी ऑफर नहीं करेंगे। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं? एरिया के बढ़ने से रेजिस्टेंस क्या होता है हमारा? क्या होता है? कम होता है। एरिया के बढ़ने से रेजिस्टेंस क्या होता है? कम होता है। ये चीज़ें हमने देख ली। तीसरी चीज़ क्या देखो? तीसरी चीज़ ये है, याद रखना, यदि आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है? टेम्परेचर बढ़ रहा है तो क्या होगा? आपका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। टेम्परेचर के बढ़ने से क्या होता है? रेजिस्टेंस बढ़ेगा। जैसे हम एग्जांपल देते हैं, यहाँ पर एक मटेरियल है, इसके अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन है। यदि आप क्या कर रहे हो? इस मटेरियल को हीट कर रहे हो। क्या कर रहे हो? हीट कर रहे हो। हीट कर रहे हो मतलब क्या हो रहा है? टेम्परेचर बढ़ा रहे हो। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन एनर्जी ले लेंगे। इलेक्ट्रॉन एनर्जी ले लेंगे तो वो और तेज़ी से एक दूसरे से टकराएंगे। और तेज़ी से एक दूसरे से टकराने से क्या होगा? रेजिस्टेंस बढ़ेगा भाई। अभी क्या हो रहा था? उनका रेजिस्टेंस कम था, लेकिन आपने गर्मी दी, हीट दी, टेम्परेचर बढ़ाया। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो गया? रेजिस्टेंस बढ़ गया। क्यों बढ़ गया रेजिस्टेंस? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन जो हैं इस मटेरियल के अंदर वो क्या होने लगे? एक दूसरे से जल्दी जल्दी टकराने लगे, और जल्दी जल्दी टकराने के कारण वो रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे। इसलिए टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है। इंपॉर्टेंट है इसे याद रखने का। फिर क्या हो गया? नेचर ऑफ मटेरियल। क्या हो गया? नेचर ऑफ मटेरियल।
तो रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। किस पे करता है, नेचर ऑफ मटेरियल। कैसे समझ रहे नेचर ऑफ मटेरियल, समझ लेते हैं ना भैया। कंडक्टर और इंसुलेटर का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम प्लास्टिक ले रहे हैं, प्लास्टिक क्या है, एक इंसुलेटर है। इंसुलेटर है मतलब क्या करेगा, ये करंट को बहने नहीं देगा। करंट को बहने नहीं दे रहा है तो क्या हो गया, इंसुलेटर का हमेशा रेजिस्टेंस क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्यों, क्योंकि इनके पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्या होते हैं, नहीं होते। जो इंसुलेटर होता है उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो क्या होते हैं, उनका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। ठीक है, क्या होता है, रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है और इनके अंदर से करंट फ्लो नहीं हो पाता। लेकिन यदि हम किसकी बात करें, कंडक्टर की बात करें, जैसे क्या हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, इनके पास क्या हो रहे थे, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ईजिली फ्लो होते हैं। ईजिली फ्लो होने से क्या होता है, इनके अंदर करंट फ्लो होता है। और करंट फ्लो हो रहा है, यदि करंट ज़्यादा फ्लो हो रहा है तो क्या होगा, इनका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। इसलिए रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है, मटेरियल पर डिपेंड करता है ना, कि कौन सा मटेरियल कैसा है और उसके अकॉर्डिंग क्या रहेगा, उसका रेजिस्टेंस रहेगा। इसलिए इंसुलेटर जितने भी हैं उनका रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है। और कंडक्टर जितने भी हैं उनका रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। तो गाइस यहाँ पर हमने देख लिया है कंडक्ट वो रेजिस्टेंस क्या होता है, किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे करता है और नेचर ऑफ मटेरियल पे करता है ना। ये सारी चीज़ें देख ली हैं। अब हम यहाँ पर रेजिस्टिविटी और देख लेते हैं। रेजिस्टिविटी हमने देखा था आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए आ रहा था। तो ये जो रो होता है इसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। तो हम रेजिस्टिविटी कैसे निकाल सकते हैं, हम रो को इधर रखेंगे, देखो ए इधर चला जाएगा तो आर इंटू ए हो गया, और ये जो एल ऊपर था ये कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, रो इक्वल टू रेजिस्टेंस इंटू एरिया अपॉन लेंथ। क्या होता है, रो इक्वल टू रेजिस्टेंस इंटू एरिया अपॉन लेंथ। इसके भी आप पे क्या निकाल सकते हो, आप रेजिस्टिविटी निकाल सकते हो। इसको क्या बोलोगे, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस नहीं होता, ये क्या होता है, रेजिस्टिविटी होता है ना। अब ये जो रेजिस्टिविटी होती है किस किस चीज़ पर डिपेंड करती है, पहली ये डिपेंड क्या करती है, नेचर ऑफ मटेरियल। किस पे, नेचर ऑफ मटेरियल, कि भैया कैसा नेचर है मटेरियल का, कंडक्टर है, इंसुलेटर है, कैसा है, तो उस पर डिपेंड करेगी नेचर ऑफ मटेरियल। दूसरी चीज़ रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे। किस पे, टेम्परेचर पे। तो टेम्परेचर और बढ़ने या फिर घटने से रेजिस्टिविटी में क्या आता है, चेंजेस आते हैं। क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं। तो गाइस हमने यहाँ तक देख लिया है, रेजिस्टेंस देख लिया, रेजिस्टिविटी देख लिया। इतना हम कंप्लीट करते हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे हम, अब रेजिस्टेंस देखेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे होते हैं। उसके बाद हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट और बचा हुआ है हमारा, और हमारा यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर हम चैप्टर कंप्लीट कर देंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बाद। बस गाइस ये एक और पार्ट बनेगा मेरा चौथा, जिसमें मैं क्या करूँगा, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन समझाऊंगा और हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट समझाऊंगा। उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कराऊंगा, इस क्वेश्चन कहीं से बाहर नहीं जाएगा। सब ये जो मेरे लेक्चर सीरीज है यहीं से बनेंगे क्वेश्चन पूरे के पूरे। बस एक बार अच्छे से पढ़िए और अच्छे से समझिए, थोड़ा सा कॉपरेशन चाहिए रहेगा आपका। लाइक करिए गाइस, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और आपके फीडबैक देते रहिए मुझे। थैंक यू गाइस।